प्रशांत महासागर के निर्माण के बारे में भी जैसे वेगनर कहते हैं, महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण उसका आकार पेंथालासा जो मूल आपका महासागर आकार छोटा होता चला गया और बचे हुए भाग पर प्रशांत महासागर बना। और जल थल का जो वितरण है, जो आज आप वितरण देख रहे हैं, उसमें में एक मोटा मोटा स्थायी भाव जैसे धीरे 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 पैदा होने लगा। तो ये एक नवीन जिसको कहते हैं हम शुरुआत और उसका स्थायित्व कैसे हुआ, ये बात प्रमाणित होने लगी। अब वो कैसे पर्वतों का अपने उस सिद्धांत के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। तो वो सबसे पहले पर्वतों के निर्माण की समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार वेगनर ने वलित जितने पर्वत हैं उनको समझाने का प्रयास किया। वो कहते हैं कि उत्तर व दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर से प्रभावित होने के कारण से सीमा जो है उसने निश्चित रूप से सियाल जो हल्का था उस पर रोकने का प्रयास किया होगा। तो वो रोकने के कारण से है हमको लगता है कि वहाँ पर जितने भी वो थे, क्या कहते हैं, अपने सियाल वाला जो भाग था, वह सियाल वाला भाग रुकावट जब पड़ी उस सियाल वाले भाग पर, तो उस रुकावट के कारण से वो भाग क्योंकि अपेक्षाकृत कम घनत्व का था तो मुड़कर पर्वतों के रूप में हो गया। उसी तरह से प्रायद्वीपीय भारत के किनारों पर जो पर्वत हैं, यूरेशिया के किनारों पर जो पर्वत है, अफ्रीका के किनारों पर जो पर्वत हैं, और किस तरह से क्षैतिज भारत की सागर की निर्माण हुआ। तो भूसन्नति में वलन पड़ने के कारण से ये सारे के सारे जो आपके बड़े पर्वत है उनका निर्माण हुआ। तो पर्वतों के निर्माण के लिए भी वो प्रवाह और प्रवाह में पड़ने वाला जो ब्रेक है आपके सियाल सीमा के द्वारा लगने वाला, तो उसके कारण से वो ये कहते हैं कि पर्वतों का निर्माण हुआ है महासागरों के महाद्वीपों के किनारों पर। उसके बाद वो जितने समुद्री चाप हैं, तोरण हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये जो स्वाभाविक जो तोरण आपको दिखाई देते हैं तो वो उनका निर्माण के लिए भी वो पश्चिम की तरफ जो प्रवाह है आपके पृथ्वी का, उसको क्या महाद्वीपों का, उनको वो जिम्मेदार मानते हैं। और जब महाद्वीपों का साथ नहीं दे पाती है प्रवाह में, तो वहाँ पर कुछ नवीन जैसे सागरों का, आइलैंड्स का, इनका निर्माण हुआ है। तो वो समुद्री चाप जो है आपके, उनका निर्माण कैसे हुआ है, इस पर पश्चिमी द्वीप समूह जिसको अपन वेस्ट इंडीज और ये कहते हैं, तो जैसे बहुत बड़ा भाग आगे खिसक गया लेकिन कुछ भाग उसके साथ आगे नहीं जा पाया। जैसे बड़ी भूमि जब जाती है साथ में तो कुछ भाग उससे पीछे छूट जाता है। तो वो जो समुद्री भाग छूट गए, जो द्वीप के रूप में बच गए स्थल भाग, तो हम देखते हैं कि 2200 से भी ज़्यादा छोटे बड़े द्वीप जो हैं आपके वेस्ट इंडीज में हैं, आपके यूरोप के उत्तरी क्षेत्रों में हैं, आपके एशिया के पूरब में जैसे आपके इंडोनेशिया, वो सारे ये वो मूल भाग से छूटे हुए भूभाग हैं जो प्रवाह में उनका साथ नहीं दे पाए और छूट गए। तो ऐसा करने से, ऐसा बताकर वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये सारे को, इनको भी जब मिला लिया जाएगा तो एक स्थल भाग हो जाएगा। तो वो पेंजिया की जो वो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पर एक मानने में ठीक होती है, यानी कि जितने द्वीप समूह बड़े महाद्वीपों के बीच में हैं वो सब के सब समुद्री एकर्स हैं और वो चाप जो हैं वो इनका निर्माण भी प्रवाह के पश्चात ही हुआ है, ऐसा वेगनर का मानना था। और ये एक बहुत बड़ा प्रमाण उन्होंने दिया कि इसके माध्यम से किस तरह से जैसे आपके महाद्वीपों की जो छोटे छोटे द्वीप की जो बड़ी श्रृंखलाएं हैं उनका निर्माण किस तरह से हुआ है। तो ये भी इन्होंने अपने इस सिद्धांत के माध्यम से बताया। अब कार्बनिफेरस युग जो आपका हिमानीकरण वाली बात, जैसे पहले मैंने कहा कि सारा का सारा जो स्थल भाग था किसी जमाने में
इस पूरे के पूरे दक्षिणी गोलार्ध, जो मैंने आपको एक पहले मानचित्र भी दिखाया, उसमें हिमावरण हो गया था। और दक्षिणी जो आपके गोलार्ध के ब्राजील, फाकलैंड, दक्षिण में कारू महाद्वीप, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ये जो थे भूभाग दक्षिणी गोलार्ध के, इन पर हिम आवरण हो गया। और वो हिम आवरण इस बात को इंगित करता है कि हिम आवरण के कारण ही यहाँ पर जो हिम का चादर फैल गया था, उसके कारण से यहाँ पर ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति है जैसे, और जो बर्फ के कारण से जो गोलाश्म पाए जाते हैं विशेष प्रकार के, वे सारे के सारे गोलाश्म आपके दक्षिण अफ्रीका यहाँ पाए जाएंगे, अमेरिका में भी पाए जाएंगे। तो इनका ये कहना है कि ये जो हिमावरण है, ये कहीं ना कहीं आपका जो जिनको कहेंगे अपन महाद्वीपों का जो खिसकना है, उससे कहीं ना कहीं संबंध रखता है, कंसर्न रखता है। तो हिमानीकरण के कार्बोनिफेरस में जो हिमानीकरण वाली बात थी, इसके कारण से भी, और ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति जो आपकी है, तो उसके माध्यम से भी वो अपने जिसको कहते हैं कि सिद्धांत को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। अब इस सिद्धांत की ये जो बातें हैं जिसके माध्यम से हमने इस सारे सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास किया, वेगनर ने जो जो बातें बताई उसके माध्यम से कि महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, और प्राकृतिक जो समस्याएं, वनस्पतिक समस्याएं और भूगर्भीय भौगोलिक जितनी भी बड़ी घटनाएं, उनका कैसे समाधान हो, ये वेगनर ने अपने जिसको कह सकते हैं कि विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से ये समझाने का प्रयास। अब मूल्यांकन की दृष्टि से कि इस सिद्धांत में क्या क्या जो है कमियां हैं या अच्छाइयां हैं, तो वो एक प्रकार का एक अलग विषय है, जिसमें सबसे पहली बात जो दो कारण जिनसे इन्होंने कहा कि गुरुत्व जो बल है और दूसरा प्लावन जो शक्ति है, उसके कारण से ये सारा का सारा परिवर्तन हुआ। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो ऐसी कहानी की तरफ बढ़ गए, जो कहानी तो ठीक लग रही थी लेकिन उसके लिए जो प्रमाण चाहिए थे, अभी आपको ये बात कह रहा था मैं, अब तक तो आपको बात हजम हो रही थी, लेकिन वो कोई छोटा मोटा प्रवाह नहीं है, बहुत बड़ा प्रवाह है। उस बड़े प्रवाह के लिए जितनी ताकत, जितनी शक्ति चाहिए, यानी कि महाद्वीपों को खसका कर आप इधर से उधर ले जा रहे हैं, तो ये जो खसकने वाली जो बात है, और वो कहीं न कहीं कैसे प्रमाणित होगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह वेगनर की इस थ्योरी के सामने है। और मेरे को लगता है कि ये बात भी ठीक है कि जब वो प्रवाह इतनी मात्रा में हो रहा, तो आज क्यों नहीं हो रहा, आज भी वो परिवर्तन होना चाहिए। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण से इनकी आलोचना का सामना उनको करना पड़ा। सबसे पहले प्रवाह के बल को लेकर उन्होंने कहा कि सूर्य और चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है, जिसको उन्होंने अपने उसका कारण माना, तो कहते हैं कि वर्तमान में जो ज्वारीय बल है उससे 9 अरब गुना ज्यादा बल होगा, तब जाकर ये आपको जो प्रवाह है वो संभव है। तो ये एक जो गणना है वो मेरे को नहीं लगता कि बहुत पर्याप्त है, और पृथ्वी का जो परिभ्रमण या परिक्रमण काल है वो इतना नहीं है कि जिससे इतने बड़े जैसे प्रवाह की बात की जा सकती। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस प्रवाह को लेकर। दूसरी बातें जैसे सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है, तो रुकावट के तैर रहा है, तो आज रुकावट क्यों आ गई और वो कैसे तैर रहा है, ये नहीं प्रमाणित कर पाए हैं वेगनर। और जितनी ताकत और तैरने की जो बात है वो आज भी पृथ्वी के अंतरतम में क्या है, बहुत जानकारी मनुष्य के पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये जो तैराव का जो सिद्धांत है, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इसके लिए जितने वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए वो प्रमाण वेगनर के पास नहीं है। कहने को ये सारी कहानी के रूप में बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन कोई भी इस चीज को वैज्ञानिकता अगर देनी है आपको, तो वैज्ञानिक प्रमाण आपको देने पड़ेंगे, जो निश्चित रूप से इनके पास नहीं है, जो इसकी एक बहुत बड़ी
जैसे कमी कह सकते हैं। उसके बाद आंध्र महासागर के दोनों तटों को अगर मिलाया जाए तो वो पर्याप्त मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बीच में द्वीप और बहुत सारे ऐसे कटे फटे भूखंड हैं जो वो रुकाव का काम करते हैं, रुकावट का काम करते हैं। तो और उन दोनों को अगर वैज्ञानिक दृष्टि से मिलाकर उनकी भूगर्भीय बनावट को भी जांच की जाए तो बहुत अंतर है दोनों में। और वो दोनों ये जो मुख्य मोटी मोटी बात कहकर उसको की समानता की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं गलत ठहरती है। तो ऐसे में दोनों को मिलाना भी आंध्र महासागर को भी मेरे को लगता है कि एक छोटा सा कहीं ना कहीं त्रुटि रह रही है। प्रवाह की दिशा और तिथि कब से शुरू हुई, कब हुआ, पेंजिया को किस रूप में बल प्राप्त हुआ, कार्बोनिफेरस युग में ऐसा कौन सा कारण हो गया अचानक ये सब चीज़ें शुरू हुई, उससे पहले क्यों नहीं हुई, ये बहुत बड़े कारक हैं इनके उसमें। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कई सारे पक्ष में प्रमाण उन्होंने दिए, लेकिन वो प्रमाण वैज्ञानिकता और उनकी जो प्रासंगिकता है उसके अभाव में मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमने वेगनर के इस सिद्धांत के माध्यम से सारे विषयों को पढ़ने का समझने का प्रयास किया कि पर्वतों के निर्माण और उन महाद्वीपीय विस्थापन में, जलवायु परिवर्तन में किस तरह से इनका योगदान है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आज हमारा जो विषय है ये वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत पूरा होता है। अगले अध्याय के रूप में हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।